हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम एसपीएम के यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 4 में जो मैंने पिछले 2 से 3 साल के जो इक्विटिव के पेपर आ चुके हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आया वो मैंने इसमें कवर किया है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ये फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इक्विटिव 21, 22 और 22 में 2 नंबर में भी और 10 नंबर में भी पूछा जा चुका है। कोस्ट मॉनिटरिंग, अर्न वैल्यू एनालिसिस, चेंज कंट्रोल, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जो भी इसमें सारे टॉपिक्स कवर किया और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने अच्छे से डिटेल में बताए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ये यूनिट आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। यूनिट 4 मैंने इसलिए पहले करा रही हूँ, यूनिट 4 में काफ़ी कम टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो क्या, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अब ये 3 वर्ड से बना हुआ है, एक प्रोजेक्ट, एक मैनेजमेंट, फ्रेमवर्क। प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं, मैनेजमेंट हमें जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको मैनेज करना है, और उसका फ्रेमवर्क। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। अ प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस। प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क क्या है, सेट ऑफ प्रोसेसेस है। टास्क एंड टूल दैट गाइड अ ऑर्गेनाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जब भी हम अपना प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज किस तरीके से करते हैं, उसमें कौन कौन से टूल्स हम यूज करते हैं, या सेट ऑफ प्रोग्राम्स या टास्क, उसको ही हम बोलते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बेसिकली जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको फ्रेमवर्क में क्या होगा, जो भी उसमें हमें प्रोसेसेस हैं, कोई भी टास्क है, कोई भी टूल है, उसको बनाने में जो हमने यूज किए हैं, और वो हमें गाइड करता है कि हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेसेस। इसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोसेसेस होते हैं, जो भी आपके प्रोसेसेस मतलब स्टेप्स, टास्क जो आपके टास्क हैं, एंड टूल्स that used to take a project from start to finish। आप प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से, इनिशियल स्टेट से लेके चलेंगे, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जो भी आपके प्रोसेसेस होते हैं, टास्क होते हैं या टूल होते हैं, तो वो किसके अंदर आते हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं। फ्रेमवर्क में बेसिकली क्या होता है, उसका पूरा ओवरव्यू होता है कि आपने किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के अंदर आपने कौन कौन से प्रोसेसेस यूज किए हैं, कौन कौन से टूल्स यूज किए हैं। ये होता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। इट ब्रोकन डाउन इनटू 3 पार्ट्स। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो हमारा ब्रोकन डाउन है 3 पार्ट में। पहला पार्ट आता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या होता है, जैसे हम अपनी लाइफ साइकिल के बारे में इसको रिलेट करते हैं, तो हमारी लाइफ साइकिल क्या होता है, पहले हम हमारी क्या होती है, एज के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ साइकिल होती है, लाइफ चेंज होती रहती है। पहले हम क्या होता है, हम बिल्कुल अपनी इनिशियल स्टेट में होते हैं, मतलब चाइल्डहुड एज होता है, फिर एडल्ट होते हैं, फिर उससे आगे आगे, तो ये क्या है, ये हमारी लाइफ साइकिल है। तो इसी तरीके से प्रोजेक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है कि पहले उसकी इनिशियल स्टेट, फिर उससे आगे का प्रोसेस, फिर उससे आगे का प्रोसेस। तो अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होती क्या है। इट इज द साइकिल अ प्रोजेक्ट गोज थ्रू फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ये क्या बताते हैं कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेट से आप चलें, इनिशियल से फाइनल तक उसके कौन कौन क्या क्या है, ठीक है, उसके ये बताता है। जैसे कि हमारी साइकिल, जैसे मैंने आपके ह्यूमन का एग्जांपल लिया, तो हमारी लाइफ साइकिल क्या है कि हम पहले बहुत छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम अपने एडल्ट एज में आ जाते हैं, उसके बाद हम पेरेंट्स बन जाते हैं, उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं। एट द टाइम हमारी ह्यूमन की लाइफ साइकिल फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो वो एज के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसी तरीके से हमारी इसमें लाइफ साइकिल में क्या है, आपने जैसे ह्यूमन के एग्जाम्पल लिया, तो इस लाइफ साइकिल में क्या है, हमारी इनिशियल स्टेट बताइए कि हम छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारी चाइल्डहुड स्टेट होती है, और एट द एंड हम जब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो वो हमारी क्या है, वो हमारी फाइनल स्टेट है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट की भी क्या होती है, एक बिगिनिंग स्टेट होती है, एक हमारी एंड स्टेट होती है। तो इसके बीच के जो भी ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, जो भी हमारी सारी लाइफ होती है, वो क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है कि प्रोजेक्ट की क्या लाइफ साइकिल है। उसका हमने ब्रेक डाउन किया, जैसे मैं आपको ये बताऊंगी, उसको हमने ब्रेक डाउन किया 5 फेजेस में। जैसे हमारी ह्यूमन की काफ़ी सारे फेजेस में, इसी तरीके से जो भी हमारी कोई भी प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल होगी उसके क्या है, हमारे 5 फेजेस में होगी। पहले इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और क्लोजर। अब हम इन 5 को देखते हैं। पहले होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब आपको नाम से ही पता होगा कि इनिशियल स्टेट। ठीक है, दिस इज वेयर यू डिफाइन व्हाट द प्रोजेक्ट एक्चुअली। इसमें आप क्या डिफाइन करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट है क्या। आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट है क्या, आप बना क्या रहे हैं। तो किसके, ये वो इनिशियल स्टेट के अंदर आएगा, जो हमारा फर्स्ट फेज है, इनिशिएशन। देन प्लानिंग, आपको पता चल गया आपको क्या प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ वेबसाइट का, आपको पता चल गया, आपने इनिशिएशन में क्या, इनिशियल स्टेट में आपको पता चल गया कि आपको एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है,
आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट में आप प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग फेज में क्या आएगा कि आप उसे किस तरीके से बनाएंगे, आपको कौन कौन सा कंटेंट उसके अंदर रखना है, कौन कौन से सेक्शंस रखने हैं, क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए, कितने टाइम में आपको कंप्लीट करनी है। तो वो सब किसके अंदर आता है, प्लानिंग फेज के अंदर आता है। जैसे कि इन दिस फेज यू लिस्ट ऑल द प्रोजेक्ट टास्क इन अ डिटेल रोड मैप। एक आप रोड मैप तैयार करेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें वेबसाइट बनानी है। इनिशिएशन में हमें इनिशियल स्टेज में पता चल गया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हम क्या बना रहे हैं, एक वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट में हमें उसे प्लानिंग करनी है कि हमें वेबसाइट के अंदर क्या चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको डिजाइन करना है। इतने टाइम में करना है, आपको 15 डेज में करना है, आपको 20 डेज में करना है। मिनिमम हमें 1.5 मंथ में ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। तो ये सब क्या प्लानिंग है, एक डिटेल रोड मैप है। आपके टास्क की जो आपके एम्प्लॉय है आप उसको टास्क देंगे कि हाँ आपको ये काम करना है और आपको ये काम करना है। तो ये सारा जो फेज आता है ये किसके अंदर आता है, प्लानिंग फेज के अंदर आता है। देन आता है एग्जीक्यूशन, पुट द प्लान इनटू एक्शन। आपने जो भी प्लान बनाया उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। जो भी आपने इतना बड़ा चौड़ा डिटेल प्लान बना लिया, जिसे हम बोल रहे हैं डिटेल रोड मैप हमने तैयार कर लिया, तो क्या करेंगे आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग आपको नेम से ही पता चल होगा कि आपको मॉनिटर करना है अपनी प्रोग्रेस को, अपनी परफॉर्मेंस को, कि आप जो चाह रहे हैं वैसा काम हो भी रहा है या नहीं। आपको वेबसाइट बनानी, वेबसाइट की जगह कुछ और तो नहीं बन रही है, आपको जिस तरीके की वेबसाइट चाहिए वो ऐसी बन रही है या नहीं बन रही। तो आपको किस तरीके कब पता चलेगा, जब आप बार बार मॉनिटर करते रहेंगे, आप उनको देखते रहेंगे कि हाँ ये काम वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या जो मुझे चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आपको उनकी परफॉर्मेंस को और उसकी प्रोग्रेस को बार बार मॉनिटर करना होगा। तो वो मॉनिटर कौन करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर। जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो यूनिट्स हैं उनमें प्रोजेक्ट मैनेजर काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हेड जो होता है वो हमारा प्रोजेक्ट को, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करते रहेंगे और कंट्रोल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्लोजर। क्लोजर क्या होता है, आप प्रोजेक्ट मैनेजर विल एनालाइज दीज रिजल्ट एंड प्लान देन नेक्स्ट स्टेप। आप प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेंगे, सारे एनालाइज करेंगे आपने रिजल्ट के। ठीक है, आपने थोड़ा थोड़ा काम करा, आपने 1 वीक के अंदर कितना काम करा, आप उसको देखेंगे, उसका रिजल्ट करेंगे, उसका परफॉर्मेंस देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। हाँ ये ठीक है, ये ठीक काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, आप उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे। 7 डेज का फर्स्ट प्लान जो था हमारा, आपने उसका क्या देखा, एनालाइज करा, क्या क्या वर्क है, किस किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, एनालाइज किया, उसको रिजल्ट किया, फिर देन आप नेक्स्ट फेज पे पहुंचे कि यस आप लोग सही काम कर रहे हैं, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। आप इस काम को, ये काम कंप्लीट हो चुका है, जो आपने किया वो तो आपने अच्छे से किया, अब आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। जैसे कि हमारी वीडियो है, तो आप कोई भी फर्स्ट टाइम वीडियो बनाता है तो सबसे पहले क्या, एक डेमो आपको वीडियो देनी पड़ती है कि आप एक डेमो वीडियो देखिए। अगर वो फिर जिसको आप देंगे वो क्या करेगा, आपकी वीडियो को एनालाइज करेगा। एनालाइज किस तरीके से करेगा कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपके नोट्स कैसे हैं, आपका वे कैसा है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये सब फिर अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तभी तो वो आपको अप्रूव देगा कि हाँ ठीक है आप अच्छा कर रहे हैं, तो हम आपको रख लेते हैं, अब आप हमारे चैनल पर आज से वीडियो बनाएंगे। तो क्या ये क्लोजर का पार्ट होता है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको इसके एग्जाम्पल दिया, इसी तरीके से प्रोजेक्ट का है कि पहले प्रोजेक्ट मैनेजर एनालाइज करता है उनके रिजल्ट्स को, देन वो नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचता है। तो ये इसके 5 फेजेस है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट कंट्रोल लाइफ साइकिल। अब प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल पता चल गया, अब उसको कंट्रोल भी तो करना है आपको। द कंट्रोल साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। उसका नाम ही बता रहा है कि प्रोजेक्ट की जो भी लाइफ साइकिल है उसको आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल किस तरीके से करना है, 2 ही चीज है, मॉनिटर करना, आपको टाइम पर जाके देखना पड़ेगा कि हाँ आपकी प्रोजेक्ट ठीक है नहीं है, वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा, जो आपको चाहिए और जो आपको बना रहे हैं आप उसको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे कि हाँ ये ठीक है या नहीं है। तो किसके अंदर आता है, प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल। नेक्स्ट आता है टूल एंड टेम्पलेट्स। इस टूल और टेम्पलेट्स के अंदर क्या आता है, प्रोजेक्ट प्लान्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। इसके अंदर क्या, जो भी आपने प्रोजेक्ट के प्लान्स बनाए हैं, जैसे कोई भी रिपोर्ट्स है या रिस्क लॉग और कॉमन टूल फॉर मैनेजिंग टूल्स। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिस्क भी आने के चांसेस रहते हैं, वो तो आएंगे। आप कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करें, आप कोई भी, ये तो नॉर्मल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, आप कोई भी काम करेंगे, आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो रिस्क के चांसेस तो रहते हैं कि चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से प्रोजेक्ट में रिस्क के भी चांसेस काफी रहते हैं। और जैसे ये टूल और टेम्पलेट्स है, तो टूल से मतलब यहाँ क्या है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट को प्लान किया इसके अंदर कौन कौन से टूल यूज किए। टेम्पलेट्स आप देखते हैं
टेम्पलेट्स हर चीज़ के अलग अलग होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ ये प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स होते हैं। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क सर्व अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है क्या? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क सर्व एज अ रोड मैप। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क रोड मैप प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं? फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट एफिशिएंटली एंड गोल आर अचीव्ड, कि जो भी हमारा क्या है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, हम उसको अच्छी तरीके से एफिशिएंटली मैनेज कर सकें और जो हमारा गोल है उसको अचीव कर सके। इसलिए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। बेसिक आपको पता चल गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हम क्यों यूज कर रहे हैं। वो हमें एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क। अब प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क से हम बात करें तो हमें एग्जाम्पल पता होने चाहिए क्या क्या है। जैसे प्रिंस2 हमने यूनिट आई थिंक 1 में लास्ट टॉपिक पढ़ा हुआ था प्रिंस2, तो ये वो क्या है, वो इसके एग्जाम्पल है। CCPM क्रिटिकल चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसकी फुल फॉर्म है, वो किसके एग्जाम्पल है? प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क का। एंड वाटरफॉल किसके एग्जाम्पल है? प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क का। अब ये सब हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया, उसके फेजेस पता चल गए, उसके अंदर के भी फेजेस पता चल गए। अब क्या उसके एडवांटेजेस क्या है? बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क: कंसिस्टेंसी, क्लियरिटी, सिंप्लीफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। दीज 5 आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अब मैंने थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया है। तो कंसिस्टेंसी का मीन क्या है? दिस अलाउ फॉर ग्रेटर प्रिसीजन इन प्लानिंग प्रोजेक्ट एंड सेटिंग डेडलाइन। कंसिस्टेंसी आपको पता है, हम इतना वर्ड सुनते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी, आप रेगुलरिटी से कोई काम कर रहे हैं, आपको कंसिस्टेंस नहीं होंगे आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर, तो वो जो 1 महीने का बनने का प्रोजेक्ट है 1.5 मंथ का, कितने में बनेगी? क्या 1.5 मंथ में वो कंप्लीट हो जाएगा? अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, नहीं, वो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, उसकी जो डेडलाइन है। तो कंसिस्टेंसी हमारी एक ऐसी की है जिसकी वजह से जो हमारी डेडलाइन है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, हम उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। क्लियरिटी, अ फ्रेमवर्क क्लियरली lays out all project tasks and tool needed to complete them। क्लियरिटी, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं, आपको कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि हाँ, कि मेरे को ये प्रोजेक्ट बनाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आपको क्लियर ही नहीं है कि आपको कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से टास्क है, किस, जैसे वेबसाइट के अंदर आपको एग्जाम्पल में वेबसाइट का ही देती हूँ, आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। वेबसाइट के अंदर क्या है? फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, 2 हैं। अब आपको ये पता ही नहीं है कि फ्रंट एंड डेवलपर के आपको लेने हैं एम्प्लॉय, उनकी स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, बैक एंड के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो क्या आप एम्प्लॉय को अच्छे से चूज कर पाएंगे? नहीं। तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट को लेकर कि आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके कौन कौन से टूल्स हैं, या क्या कौन कौन से आपकी नीड्स है। अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट ईजिली मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने का मीनिंग क्या होता है कि कोई आप बड़ी चीज़ को एक स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वही इसमें है। व्हेन लार्ज प्रोजेक्ट आर broken down into small tasks, it is easier for project manager to delegate task। इसका मतलब क्या, जो भी हमारा बड़ा टास्क है, आप एक वेबसाइट बनाने का, या वेबसाइट आप सिर्फ 2 ही जनों को दे दें कि आपको ही बनाना है, क्या वो 1.5 मंथ में कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं। हो सकता है कर भी पाए, हो सकता है नहीं भी कर रहे, मे और मे नॉट कंडीशन आ गई है, लेकिन आप क्या करेंगे, उसको ही आप स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि एक हमारा लार्ज प्रोजेक्ट है, हमें क्या इसमें 25 एम्प्लॉयज चाहिए, 25 एम्प्लॉयज में से हमें 10 हमें क्या रखने हैं, फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, और हमें 15 हमें बैक एंड डेवलपर चाहिए। तो इसमें क्या आपने ब्रोकन डाउन कर दिया, अपने लार्ज प्रोजेक्ट को स्मॉल पार्ट्स में ब्रोकन डाउन कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ईजी हो गई है आपको प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट कंप्लीशन आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, और प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत ईजी हो जाएगा टास्क को प्रोवाइड करना, और उनको मॉनिटर करना भी ईजी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? दिस इनेबल दैम टू सक्सेसफुली एलोकेट एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट। की ऑप्टिमाइज करना, अपने प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज करना और रिसोर्सेज को फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए यूज करना। ऑप्टिमाइजेशन में ये कहता है इट इनेबल दैम टू सक्सेसफुली एलोकेट, कि हम जो भी हमारी रिसोर्सेज है हम उनको क्या करते हैं, सक्सेसफुली एलोकेट कर पाए, ऑप्टिमाइज कर पाए अपनी रिसोर्सेज को फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। कि नहीं कि आपको जितनी रिक्वायर्ड है आप उससे ज़्यादा वहाँ यूज़ करें, नहीं, आपको ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करना चाहिए कि आप वो चीज़ फ्यूचर में भी यूज़ कर सके। कम्युनिकेशन क्या? प्रोजेक्ट मैनेजर कैन एफिशिएंटली कम्युनिकेट विद कॉलेंजर्स एंड बूस्ट इंफॉर्मेशन फ्लो।
मतलब ये क्या है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं, विद एम्प्लॉयज लिख लीजिए आप भी, मतलब ये क्या, प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेट कर पाएगा इजीली जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे वर्क कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप अपनी इजीली प्रोजेक्ट मैनेजर से जाके बता सकते हैं। तो क्या है, कम्युनिकेशन ही तो है। जो कम्युनिकेशन क्या करता है, कम्युनिकेशन बूस्ट करता है इंफॉर्मेशन फ्लो, कि आप इंफॉर्मेशन बहुत इजीली फ्लो कर सकते हैं कम्युनिकेशन से की हेल्प से। ठीक है, ये इसके सेवरल एडवांटेजेस है। ये 10 नंबर में पूछा जा चुका है। तो जितना मैंने इसमें लिखा है, या ये जो डायग्राम है, आपको पता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको बनाना है। और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पूछा गया है 10 नंबर में, तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। जितना मैंने आपको इसमें बताया आप उतना लेके आ जाएंगे तो 10 में से 9-8 मार्क्स आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डेटा। अब नेम से ही आप इसके समझ जाए, कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब डेटा को इकट्ठा करना, कलेक्शन इकट्ठा करना। तो वही करते हैं हम इसमें। इट हेल्प्स हाउ मच वर्क कंप्लीटेड एंड व्हाट टास्क आर रिमेनिंग, मेंटेन कंट्रोल ओवर अ प्रोजेक्ट। ये क्या करता है, ये हमें ये बताता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, कितना रह गया है। ठीक है, वेबसाइट का ही हम एग्जाम्पल लें कि आपको ये देखना है कि फ्रंट एंड पार्ट हमारे कितना हो गया, बैक एंड पार्ट कितना हो गया। तो वो आप किस तरीके से देखेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा के थ्रू आप देख सकते हैं कि हाँ हमारा फ्रंट एंड पार्ट 50% हो चुका है, बैक एंड पार्ट 30% हो चुका है, कितना रह गया, कितना हो चुका है। तो वो किसकी हेल्प से देख रहे हैं आप, कलेक्शन ऑफ डेटा की। ठीक है, डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसका नेम बता रहा है कि इसमें हम ये कैसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेलेवेंट सोर्सेज इन ऑर्डर टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू गिव स्टैटिकली इंक्वायरी। कि कोई भी हमारी मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई भी कुछ चीज़ है, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी डेवलप करना है आपको कोई भी चीज़, तो उसके लिए जो जो रिक्वायर्ड है हमें डेटा, तो वो क्या करेंगे, आप उसको कलेक्ट करेंगे कहाँ से, अलग अलग रिसोर्सेज से। तो वो होता है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। इट इज नेसेसरी टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट पार्शियली कंप्लीटेड एक्टिविटीज टू फोरकास्ट द वर्क टू बी कंप्लीटेड। अब आपको कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन तो बहुत जरूरी है, आपको काम कर रहे हैं, आपका आधा रह गया है, तो आपको डेटा तो चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें एक पॉइंट आता है कलेक्शन कंप्लीटिंग रिपोर्टिंग, जो इसका मतलब इसके अंदर ही आता है। क्या है, ये बहुत नेसेसरी होता है इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, जब हमारी आधी कोई भी चीज कंप्लीट हो चुकी है और जो रिमेनिंग रह चुकी हो, तो उसमें कलेक्शन ऑफ डेटा बहुत मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इसके अंदर आता है पार्शियल कंप्लीशन रिपोर्टिंग। अब पार्शियल कंप्लीशन रिपोर्टिंग है क्या, गैदर इन्फॉर्मेशन और पार्शियल कंप्लीटिंग ऑफ एक्टिविटीज। जो हमारी पार्शियली कंप्लीटेड एक्टिविटीज है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन। गैदर मतलब वही कलेक्ट करते हैं हम इन्फॉर्मेशन। एस्टिमेट रिमेनिंग वर्क, एस्टिमेट करते हैं कितना काम हमारा रह गया है बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कि कितना हो चुका है, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कितना वर्क हमारा रह गया है। मॉनिटर प्रोग्रेस एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, मॉनिटर करेंगे अपनी प्रोग्रेस की, प्रोग्रेस हमारी हो भी रही है या नहीं हो रही, उस प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग। ये कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर ही है। रिपोर्टिंग रिस्क यूजिंग अ ट्रैफिक लाइट मेथड, हम रिस्क को रिपोर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग, किसका यूज करके, ट्रैफिक लाइट मेथड। अब ये है क्या, एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट एलिमेंट और कंपोनेंट यूजिंग अ ट्रैफिक लाइट कॉन्सेप्ट, हम एनालाइज करते हैं अपने प्रोजेक्ट के एलिमेंट और कंपोनेंट को बाय यूजिंग द ट्रैफिक लाइट कॉन्सेप्ट। और ट्रैफिक लाइट कॉन्सेप्ट है क्या, अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इसमें 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2, फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल। अब फर्स्ट लेवल इस तरीके से समझ लीजिए कि आपको कोई भी वेब पेज डिजाइन करना है। ठीक है, आपको UI, ठीक है, आपको उसकी जरूरत है, आप क्या क्या उसमें यूज करेंगे, तो वो क्या हो गया आपका फर्स्ट लेवल हो गया। अब उसके अंदर कौन कौन के आइकन्स रखेंगे, नैव बार में क्या क्या रखेंगे, होम रखेंगे, क्या क्या रखेंगे, अबाउट रखेंगे, कॉन्टेक्ट अस रखेंगे। जो इनर डिटेल्स है उनको हमने बोला है सेकेंड लेवल, जो आउटर डिटेल्स है उनको हमने बोला फर्स्ट लेवल। किसमें, ट्रैफिक लाइट मेथड में। आइडेंटिफाई द फर्स्ट लेवल एलिमेंट फॉर द असेसमेंट, आपको पहले आइडेंटिफाई करने के आपके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं क्या क्या। फर्स्ट एलिमेंट को आप एनालाइज कर ले, देन ब्रेक द फर्स्ट एलिमेंट इनटू सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल को सेकंड लेवल में ब्रेक डाउन करना। वेब पेज आपने बता दी क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या रिक्वायर्ड है, अब आपको किस तरीके से उनको अरेंज करना है, वो आएगा आपके सेकंड लेवल के अंदर।
एनालाइज द सेकंड लेवल एलिमेंट एंड मार्क द कलर। आपको एनालाइज करना है अपने सेकंड एलिमेंट्स को और उनके मार्क करना है कलर। अब कलर जैसे कि ग्रीन है, ग्रीन का मतलब है ऑन टारगेट, मतलब टारगेट से हमारा मैच कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे येलो कलर जिसको हम बोलते हैं एम्बर। इसका मतलब क्या है, नॉट ऑन टारगेट, टारगेट से वो मैच नहीं किया लेकिन बट रिकवरेबल। रिकवरेबल का मतलब क्या है, वो टारगेट से मैच नहीं कर लेकिन वो टारगेट से मैच कर जाएगी। आपको कुछ उसमें चेंजेस करने, कोई मॉडिफिकेशन करना होगा तो टारगेट को अचीव कर पाएगी। रेड का मतलब है नॉट ऑन टारगेट, टारगेट से वो मैच ही नहीं कर रही है और डिफिकल्ट टू रिकवरेबल। आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस भी कर दें तो वो डिफिकल्ट है कि वो अपने टारगेट से मैच कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है रिव्यू ऑल द सेकंड लेवल एलिमेंट टू रीच द फर्स्ट लेवल असेसमेंट। जो भी हमारे रिव्यू हम सेकंड लेवल से लेते हैं वो हम किस में रीच करते हैं, फर्स्ट लेवल में। रिव्यू बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टू प्रोड्यूस ओवरऑल असेसमेंट। आप दोनों का रिव्यू लेके हम बोल सकते हैं कि हमारा ओवरऑल असेसमेंट हो चुका है। ये हमारा था क्या था, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा आता तो आपको इसके अंदर ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है विजुअलाइजिंग प्रोग्रेस। आपको नाम ही बता रहा है विजुअलाइज करना आपको किसको, प्रोग्रेस को, कि प्रोग्रेस कितनी हो रही है, हो भी रही है या नहीं भी हो रही। तो किसके अंदर करेंगे, विजुअलाइजिंग प्रोग्रेस। ये क्या, कलेक्ट द डेटा एंड शो विजुअली। आपने सेकंड जो हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा, जो हमारे प्रीवियस टॉपिक था, आपने उसमें क्या करा, कलेक्ट करी इन्फॉर्मेशन डेटा। अब आपको क्या करना है, उसको विजुअली शो करना है। तो जिसका हम यूज करते हैं उनको विजुअली शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विजुअलाइजिंग प्रोग्रेस का। Visualizing projects is important to effectively communicate the project status to everyone involved. Visualizing progress एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, कि इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करने के लिए कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या चल रहा है, सबको बताने के लिए कि हमारे प्रोजेक्ट का स्टेटस है क्या। अब विजुअली आप देखते हैं बहुत सारे ग्राफ, चार्ट, पाई चार्ट, बहुत सारे स्टैटिक्स में आपने जब आप मैथ्स पढ़े होंगे तो स्टैटिक्स में आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम बहुत इजीली विजुअलाइज करते हैं कि हाँ इतने परसेंटेज स्टूडेंट यहाँ है, इतने परसेंटेज यहाँ है, इतना हमारा क्राइटेरिया। बहुत इजीली हम विजुअलाइजेशन से बहुत इजीली हम पता कर पाते हैं कि हाँ हमारी ये चीज़ बेनिफिट में है या लॉस में। जैसे बहुत सारे बिजनेसेस में हम यूज़ करते हैं ये स्टैटिक्स वगैरह का। वो क्यों यूज़ करते हैं, आप नॉर्मली भी वो यूज़ अगर आप नहीं करेंगे तो क्या बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन आप सिर्फ एक बार ग्राफ को देखकर आप एनालाइज कर सकते हैं कि आप प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही। तो वही इसमें बताया गया है। आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा द प्रोजेक्ट मैनेजर विल रिप्रेजेंट द कलेक्टिंग डेटा यूजिंग स्टैटिक पिक्चर। क्या आपने कलेक्ट कर लिया डेटा, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या काम है, उस कलेक्टेड डेटा को एक स्टैटिक पिक्चर में कन्वर्ट करना, जिसको हम बोलते हैं विजुअलाइजिंग, कि हम विजुअली हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके कुछ मेथड्स हैं, गेट चार्ट मेथड, स्लिप चार्ट, बॉल चार्ट और टाइमर। ये क्या है, इसके 4 मेथड है। विजुअलाइजिंग प्रोग्रेस आपको पता चल गया कि हम अपनी प्रोग्रेस को विजुअलाइज करते हैं कि हमारी प्रोग्रेस हो भी रही है प्रोजेक्ट में या नहीं हो रही। उसके 4 मेथड्स है। पहला गेट चार्ट। तो ये क्या, सिंपलेस्ट ओल्डेस्ट टेक्निक फॉर ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। ये बहुत सिंपल है और बहुत पुरानी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं कि हो रही है या नहीं हो रही। इंडिकेटिंग शेड्यूलिंग एक्टिविटी डेट्स एंड ड्यूरेशन। ये क्या इंडिकेट करता है, एक्टिविटी क्या आप कर रहे हैं, कितने कौन सी डेट में कर रहे हैं और कितने टाइम में कर रहे हैं। तो ये क्या कौन सा चार्ट रिप्रेजेंट करता है, गेट चार्ट रिप्रेजेंट करता है। गेट चार्ट इज नेम आफ्टर द हेनरी गैट। ये किसके नेम पर पड़ा, हेनरी गैट इन 1961 से 1919 तक। एंड सो शुड नॉट बी रिटन इन कैपिटल। हम इसके कैपिटल में नहीं लिख सकते। किसके नाम पे पड़ा, हेनरी गैट। रिपोर्टेड प्रोग्रेस इज रिकॉर्डेड ऑन द चार्ट। आप जैसे ये चार्ट को देख सकते हैं तो ये क्या है, ये हमारा गेट चार्ट के एग्जांपल है। बस आपको इसमें क्या चीज़ याद रखनी है कि ये क्या इंडिकेट करता है, ये हमारी एक्टिविटीज़, क्या काम हो रहा है, डेट कौन सी डेट में हो रहा है, ड्यूरेशन कितने टाइम में हो रहा है, तो वो हमारा रिप्रेजेंट करता है। आप ये एग्जाम्पल बना के ये डायग्राम बना कर आए। नेक्स्ट हमारा स्लिप चार्ट। स्लिप चार्ट क्या होता है, प्रोवाइड मोर स्ट्रिक्टली विजुअल इंडिकेशन ऑफ दोज एक्टिविटीज दैट आर नॉट प्रोग्रेसिंग टू शेड्यूल। जो एक्टिविटीज प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं, जो एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, वो किसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्लिप चार्ट के। ये बहुत स्ट्रिक्ट है विजुअल इंडिकेशन किसका, वो एक्टिविटीज जो प्रोग्रेसिंग में नहीं है। ठीक है। द मोर द स्लिप लाइन्स बैंड्स ग्रेटर वेरिएशन फ्रॉम द प्लान्स। जितनी स्लिप लाइन बैंड होंगी उसी तरीके से हमारा वेरिएशन होगा अपने प्लान में।
द स्लिप चार्ट इज अ वर्जन ऑफ गैट चार्ट वेयर अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें क्या करते हैं, स्लिप चार्ट में एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये किसका ही वर्जन है, गैट चार्ट का। बस उसमें क्या होता है, उसमें हम एक्टिविटी, ड्यूरेशन और डेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम वो एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारी प्रोग्रेस में नहीं है। देखो जैसे कि ये है, हमने इसके एग्जाम्पल लिया, तो ये एक्टिविटीज वीक 1, वीक 2, वीक 3 इतनी तो हो गई है, लेकिन ये इतनी नहीं हुई है। तो ये क्या बता रहा है कि इतनी तो प्रोग्रेस में है, लेकिन ये जो एक्टिविटीज नहीं हुई है तो वो उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बॉल चार्ट। बॉल चार्ट क्या होता है, टू शो वेदर द टारगेट हैव बीन मीट और नॉट। ये बताता है कि जो हमारा टारगेट है वो मीट किया है या नहीं। इसमें हम सर्कल्स का यूज करते हैं। सर्कल इंडिकेट करता है स्टार्टिंग डेट और कंप्लीशन डेट, कि किस डेट को आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था, किसको आपको कंप्लीट करना था। तो सर्कल 1 स्टार्टिंग डेट को बता रहा है, सर्कल 2 क्या बता रहा है कि आपको कंप्लीशन डेट, कब तक आपको कंप्लीशन किया, आपने कब कंप्लीट किया। तो ये हमारा बॉल चार्ट। टाइमलाइन चार्ट का, टाइमलाइन चार्ट, दिस रिकॉर्डेड द वे दैट टारगेट हैव चेंज थ्रू द प्रोजेक्ट, की टारगेट हमारे चेंज हो रहे हैं प्रोजेक्ट के साथ साथ, उनको बताता है ये। Analyze existing system at start, this was due finish on Monday of week 3 and it did not finish। ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया है कि कोई भी हमने काम शुरू किया है, फिनिश करना है हमने उसे मंडे ऑफ वीक 3 एंड इट डज नॉट फिनिश, कि वो फिनिश नहीं हुआ, मतलब जो उसकी डेडलाइन थी वो वहाँ हमें जिस टाइम फिनिश करना था डेडलाइन तक, हमने उस टाइम उसको फिनिश नहीं किया। ये हमारी प्लान टाइम है, ये हमारी एक्चुअल टाइम है कि हमारे इतना हो गया, इतना रह गया है। तो ये क्या, टाइमलाइन का मीन्स क्या होता है कि टाइमलाइन कि आपको कितने ड्यूरेशन में वो काम करना होता है, ये उसको ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट मॉनिटरिंग। अब कॉस्ट मॉनिटरिंग का मतलब कॉस्ट को मॉनिटर करना कि आपको कितनी कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट मॉनिटरिंग इज अबाउट कीपिंग ट्रैक ऑफ हाउ मच मनी इज बीइंग स्पेंड ऑन प्रोजेक्ट। आपको भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कितना मनी इसमें स्पेंड होगा। आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो आपको कितने फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, कितने बैक एंड डेवलपर चाहिए और उनकी कॉस्ट हमें कितनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमें 5 फ्रंट एंड डेवलपर से हमारा काम हो जाएगा लेकिन हम 10 रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो इसलिए कॉस्ट मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमारा बजट ओवर बजट कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अ प्रोजेक्ट कैन बी ऑन टाइम बट स्टिल गो ओवर बजट। वही है कि ऐसा ना हो कि आप उसको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं तो जिसकी वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा 2 लाख में बनना था वो हमारे कितने में बनना, 5 लाख में बन रहा है। तो क्या ओवर बजट हो रहा है, हम अपने बजट से बाहर जा रहे हैं। कॉस्ट चार्ट एंड कंप्यूट बेस्ड प्लानिंग टूल्स आर यूज टू हेल्प मॉनिटर एक्सपेंसेस। हम कॉस्ट चार्ट का यूज करते हैं, कंप्यूटर मतलब प्लानिंग टूल्स का यूज करते हैं कॉस्ट को मॉनिटर करने के लिए। इट इज नेसेसरी टू मॉनिटर बोथ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। बहुत जरूरी है कि आपको कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को भी चेक करना और कॉस्ट को भी इंश्योर करना। कोई भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बेसिक्स आपको 2 चीज पे बहुत फोकस करना चाहिए, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पे और हम अपनी कॉस्ट को मॉनिटर करना चाहिए कि हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, कितना हमारा बजट है और कितना हम उसमें स्पेंड कर रहे हैं। ये मैंने एक मेथड से कि एक्टिविटी के बेस पे आप कर सकते हैं, बजट के, फाइनेंशियली रिपोर्टिंग, अब प्रोसेस मैपिंग। कॉस्ट मॉनिटर आप इसको इतना एक्सप्लेन करिए, डायग्राम बनाए, ये इसके मेथड्स हैं बेसिकली। अब टाइप ऑफ कॉस्ट मॉनिटरिंग, अब इसके टाइप क्या क्या है। कॉस्ट मॉनिटरिंग, बजट, आपको बजट अपना देखना चाहिए। रिसोर्सेज बेस्ड कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, अब आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए उसके बेस पे आप बहुत इजीली कॉस्ट को मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे हम घर बनवाते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हमें इतनी 5000 ईंट चाहिए, इतना सीमेंट चाहिए, इतना वो चाहिए। तो ये सब क्या है, ये हम रिसोर्सेज को देख रहे हैं कि हमारी रिसोर्सेज क्या क्या हैं, रिसोर्सेज हमारे क्या क्या हैं और कितने उसमें पैसे लगेंगे। तो हम एक रफ एस्टिमेट कर लेते हैं अपनी कॉस्ट का। क्वालिटी बेस्ड की हम कौन कौन सी क्वालिटी, मतलब आप हाई क्वालिटी की चीजें यूज करेंगे तो उसमें क्या हमें ज्यादा पैसे लगेंगे, लो क्वालिटी की करेंगे तो आपको कम पैसे लगेंगे। और ये क्या एक्टिविटी बेस्ड की, एक्टिविटी के बेस पे हम अपनी कॉस्ट को मॉनिटर कर सकते हैं। ये कुछ टाइप है। अब कॉस्ट मॉनिटरिंग हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आ चुका है, तो ये आपको जो मैंने बताया कॉस्ट मॉनिटरिंग इतना लिखना, ये डायग्राम तो बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको पता है थ्योरी सब्जेक्ट है। थ्योरी सब्जेक्ट में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये जो यूनिट है, यूनिट 4, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज जो मैंने टॉपिक्स कवर किया है ये हमारे पार्ट 1, जो आपको ये वीडियो मिलेगी, ये हमारा पार्ट 1 है। और रिमेनिंग जो हमारे सारे टॉपिक्स हैं वो हमारी पार्ट 2 में, जो मैं दूसरी वीडियो आएगी वो पार्ट 2 होगी यूनिट 4 का ही।
तो ये मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आपको बहुत इजीली आपको रहेगा समझना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।